आओ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 धूप कविता। सवेरा होने का संदेश सबसे पहले सूरज की किरणें ही धरती पर लाती हैं। ये किरणें ही धूप बनकर धीरे धीरे सारे संसार को रोशनी और ऊष्मा प्रदान करती हैं। सुबह की धूप का संपूर्ण प्रकृति पर क्या और कैसा प्रभाव पड़ता है, इस कविता में इसी का वर्णन किया गया है। प्रकृति प्रेम, सुबह का सौंदर्य, आलस न करना हमारे जीवन मूल्य हैं। सुबह सुबह जो आई धूप, शिखर शिखर मुस्काई धूप, बिखर बिखर कर छप्पर छत पर धरती पर चितराई धूप। बिखर बिखर कर छप्पर छत पर धरती पर चितराई धूप। झाड़ी झुरमुट मैदानों में, खेत रेत में, खलिहानों में, डाली डाली पर रुक रुक कर थकी थकी सुस्ताई धूप। फूल फूल में, कली कली में, धीरे धीरे गली गली में, जाने कब खिड़की पर उतरी, घर में घुसी लजाई धूप। जाड़े में मन भाई धूप, गर्मी में गरमाई धूप, तपती रहती तन झुलसाती, बरखा में शर्माई धूप। सूरज निकला आई धूप, दिन भर राम दुहाई धूप, शाम हुई सो गई कहाँ जा, अलसाई अलसाई धूप। ये कविता विष्णुकांत पांडे जी द्वारा लिखी गई है। बाल कवि विष्णुकांत पांडे का जन्म 7 मई 1933 को संग्रामपुर चंपारण में हुआ। उन्होंने बच्चों के लिए अनगिनत कविता संग्रहों की रचना की। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं: गाता चल मुस्काता चल, चाचा नेहरू, खट्टे हैं अंगूर, कुछ फूल कुछ पत्ते आदि। उनका निधन 22 सितंबर 2022 को हुआ। आओ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 शामू की चतुराई। कभी कभी अनजाने में किए खेल या प्रयोग से हम बहुत कुछ सीख जाते हैं, जो कभी ना कभी हमारे काम आ ही जाता है। प्रस्तुत कहानी में एक लड़का अपनी बुद्धि एवं चतुराई द्वारा अपना नुकसान होने से बचा लेता है। सूझबूझ, बुद्धिमानी, विज्ञान को प्रायोगिक रूप से समझना ही हमारे जीवन मूल्य हैं। एक गांव में शामू नाम का एक लड़का रहता था। वह दिन भर जंगल में भेड़ बकरियां चराता था। एक दिन उसे जंगल में एक पहाड़ के समीप चमकती हुई कोई वस्तु दिखाई दी। उसने उस वस्तु को उठाया तो जाना कि वह तो हीरा है। शामू खुशी से उछल पड़ा और तुरंत उसे बेचने के लिए नगर के जौहरी के पास जा पहुंचा। जौहरी ने इतना बड़ा हीरा देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। उसके मन में लालच आ गया। उसने शामू को डांटते हुए कहा, अरे, यह तो मेरा खोया हुआ हीरा है। मेरा हीरा चुराकर मुझे ही बेचने चला है। चल चुपचाप भाग जा यहाँ से। जौहरी का इतना कहना था कि शामू ने तेजी से झपटकर जौहरी के हाथ से हीरा छीन लिया। शामू उसकी चालाकी समझ चुका था। दोनों में बहस होने लगी। बात बढ़ते बढ़ते राजा तक पहुंची। राजा ने उन दोनों को दरबार में बुलवाया। राजा ने के पूछने पर शामू बोला, महाराज, यह हीरा मुझे जंगल में एक पहाड़ के समीप पड़ा मिला था। यह जौहरी लालची है, मुझे चोर बताकर हीरा हड़पना चाहता है। अब आप ही न्याय करें। जौहरी ने अपनी बात रखते हुए कहा, महाराज, भला इतना मूल्यवान हीरा भी किसी को यूं जंगल में पड़ा मिलता है? या तो किसी जौहरी के पास होगा या फिर किसी राजा के पास। इसने यह हीरा मेरे ही घर से चुराया है और अब कहानियां बना रहा है। क्या मैं इतना मूर्ख हूँ कि जिसके घर चोरी करूं उसी को उसका सामान बेचूं? शामू ने जवाब दिया। राजा ने कहा, इस बात का क्या प्रमाण है कि तुम दोनों सच बोल रहे हो? शामू झट से बोल पड़ा, महाराज, मेरे पास गवाह है। क्यों ना हम चलकर जंगल वाले पर्वत देवता से पूछें। उन्होंने ही मुझे वहां से हीरा उठाते देखा था। यदि पर्वत देवता मना कर देंगे तो मैं हीरा इस जौहरी को दे दूंगा। राजा ने चेतावनी देते हुए कहा, यदि तुम्हारे पर्वत देवता ने कोई उत्तर नहीं दिया तो हीरा राजकोष में जमा कर दिया जाएगा। शामू ने हामी भर दी। वह निश्चिंत था कि पर्वत देवता उसी के पक्ष में निर्णय देंगे। वास्तव में वह पहले भी देख चुका था कि जब वह जंगल में जोर से आवाज लगाता तो उसके आखिरी शब्द पहाड़ों से टकराकर उसे वापस सुनाई देते थे। इसमें जादू या और कोई बात नहीं थी। दूसरे दिन शामू राजा और जौहरी को लेकर उसी जगह पर पहुंचा जहां उसे हीरा मिला था। पर्वत देवता का न्याय देखने सारा नगर उमड़ पड़ा था। शामू ने हाथ जोड़कर पर्वत देवता को नमन किया।
फिर जोर से आवाज लगाई, पर्वत देवता, कृपा करके बताइए कि यह हीरा जौहरी का है या शामू का। शामू का, आवाज आई जिसे लोगों ने साफ साफ सुना। पर्वत देवता, यह भी बताइए कि यह हीरा जौहरी को मिलना चाहिए या शामू को। शामू ने फिर से आवाज लगाई, शामू को। पर्वत की ओर उत्तर मिला। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले शामू पर्वत देवता के न्याय की जय जयकार करने लगा। लोग भी उसका साथ देने लगे। जौहरी सिर झुकाए चुपचाप खड़ा रहा। हीरा उसके हाथ से जो निकल चुका था। राजा ने सबके सामने हीरा शामू के हाथ में रखते हुए कहा, पर्वत देवता ने सच्चाई बता दी है। उन्होंने तुम्हें ही इसका अधिकारी माना है, परंतु इस कीमती हीरे को अपने पास रखने से तुम्हें कोई लाभ नहीं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसके मूल्य के बराबर स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ। शामू भी तो यही चाहता था। उसने राजा को हीरा देकर स्वर्ण मुद्राएं ले ली। बच्चों, आवाज के इस खेल को कोई नहीं समझ पाया। क्या तुम समझ पाए? शामू ने बड़ी ही चतुराई से इसका प्रयोग किया था। वह हर बात अपने नाम को अंत में रखकर जोर से बोलता था, जिससे देर तक अंतिम शब्द ही पहाड़ों से टकराकर गूंजते रहते थे। इसे विज्ञान की भाषा में इको या प्रतिध्वनि कहते हैं।